मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम इमॉर्टल मार्शल गॉड को बदलकर अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड रखा है। पार्ट 10। आक्रमण करते हैं। दूसरों के प्रति दयालुता का प्रतिफल दयालुता नहीं हो सकता, केवल शक्ति से ही बोलने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। वह पवन पीछा करने वाले घोड़े पर सवार होकर चला और धीरे धीरे मायापुरी नगर क्षेत्र में पहुंचा। मेरा दायरा ढीला हो गया है, मुझे अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, इससे पहले कि मैं जियांटियन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच सकूं। वह मन ही मन बुदबुदा रहा था कि तभी उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। वह कई छोटे कस्बों से गुजरे और देखा कि कस्बों को लालटेनों से सजाया गया था और वहां उत्सव का माहौल था। अयान को आश्चर्य हुआ और उसने जमीन खोद रहे एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बूढ़े साहब, यहाँ क्या गड़बड़ है? हर घर में लाल लालटेन क्यों लटकी हुई है? अयान का धूल भरा रूप देखकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वह कहीं और से आया है न। आप शायद नहीं जानते कि आज का दिन हमारे पूरे मायापुरी शहर क्षेत्र के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि मार्शल आर्ट सिटी चयन खुलने वाला है। सभी शक्तिशाली संप्रदाय दूत आ गए हैं। वे संप्रदाय के दूत मायापुरी शहर में एक भोज का आयोजन कर रहे हैं। विभिन्न शहरों से सभी मार्शल आर्ट के अभ्यासी चले गए हैं। तो यह मामला है। अयान को अचानक एहसास हुआ कि मार्शल आर्ट्स टाउन चयन मायापुरी शहर के 6 शहरों के सभी युवाओं के लिए खुद का नाम बनाने का एकमात्र दिन था। अब चूंकि संप्रदाय के दूत आ चुके थे तो ये स्वाभाविक था कि पूरे परिवार को लालटेनों और रंगीन रोशनियों से सजाया जाएगा। धन्यवाद, बूढ़े आदमी। अयान ने अपनी मुठ्ठियां और हाथ एक साथ बांध लिए। वह विंडचेजिन फॉल पर चढ़ गया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। लगता है मैं अभी भी थोड़ा देर से हूँ। संप्रदाय के दूतों ने भोज का आयोजन शुरू कर दिया है। मुझे डर है कि अगर मैं अभी जल्दी में आऊंगा तो देर हो जाएगी। मैं नहीं जानता कि आलोक सेन और अन्य लोग कैसे खेती कर रहे हैं। अपने दिल में यह विचार लेकर अयान वापस लौटने के लिए और भी उत्सुक हो गया। मैं वापस आ गया हूँ। सेन मैनर में वापस आकर अयान जोर से हंसा और चिल्लाया, अय्या, जियो अयान, तुम वापस आ गए। अशोक सेन सबसे पहले आगे बढ़े। उन्होंने अयान की बांह पकड़ ली और कहा, मुझे लगा था कि तुम नहीं आ पाओगे। अब संप्रदाय के दूत, पिताजी, मैं पहले से ही जानता हूँ। अयान मुस्कुराया और सिर हिलाया, ये ठीक है, मैं जल्द ही मायापुरी शहर जा रहा हूँ। छोटा अयान। अशोक सेन ने संतोष से अयान को देखा और कहा, लगता है तुम थोड़े लंबे हो गए हो और तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत हो गया है। अयान के चेहरे का बचपना पहले ही कड़वी खेती से धुल चुका था। उसके चेहरे के किनारे और कोने और भी अधिक दृढ़ हो गए थे तथा एक पुरुष की आभा दिखने लगी थी। 16 वर्ष की उम्र उसके शरीर को विकसित करने के लिए अच्छा समय था। अपनी कठिन साधना और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के पोषण से अयान की ऊंचाई पहले से ही 1.8 मीटर के करीब थी। अयान मुस्कुराया और बोला, भाई आलोक सेन और बहन राधिका कहाँ हैं? उन्हें तो मायापुरी शहर में पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, है न? इस बिंदु पर अशोक सेन का चेहरा काला पड़ गया और वह झिझकते हुए बोला, ये। अयान ने बाहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या हुआ? आप खुद से पूछ सकते हैं। अशोक सेन ने अपना सिर हिलाया। क्या वे अभी भी सेन मैनर में हैं? अयान को बहुत आश्चर्य हुआ। आलोक सेन और अन्य लोग कब से घर पर रह रहे हैं? उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हुआ है और वे तुरंत आलोक सेन के कमरे की ओर दौड़े। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में खून की हल्की सी गंध फैल गई। अयान ने देखा कि आलोक सेन बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठे हैं और राधिका सेन तथा अन्य लोग भी वहीं थे। भाई, क्या तुम घायल हो? अयान ने बाहें सिकोड़ी। आलोक सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे अयान, जल्दी करो और मायापुरी शहर जाओ। वहां अयान ने आंखें सिकोड़कर गहरी आवाज में पूछा, क्या हुआ? तुम्हें किसने घायल किया? बोलते समय अयान ने देखा कि न केवल अशोक सेन घायल हुए थे बल्कि राधिका सेन और उनके बाकी साथी भी मामूली रूप से घायल हो गए थे। अयान के कई सवालों का सामना करते हुए आलोक सेन ने केवल आह भरी और कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, हमारे लिए विचलित मत होइए, आप जाइए। हालांकि राधिका सेन आगे नहीं सुन सकी। उसने गुस्से से कहा, क्या यह अजय रेड्डी नहीं है जिसने ये किया? छोटे भाई अयान, जब तुम खेती करने के लिए सेन मैनर से निकले थे तो अजय रेड्डी तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए लोगों का एक समूह लेकर आया था। वे दरवाजे पर खड़े होकर आपका अपमान कर रहे थे। आलोक सेन अब और सुन नहीं सके। वह आपके लिए खड़े हुए, लेकिन अजय रेड्डी ने उनका बुरी तरह अपमान किया और हमें घायल कर दिया। फिर अजय रेड्डी ने भी कहा। अयान के दिल में गुस्सा लगभग नियंत्रण से बाहर हो गया था। उसने गहरी आवाज में पूछा, उसने और क्या कहा? राधिका सेन ने दांत पीसते हुए कहा, उसने ये भी कहा कि अगर हम भविष्य में एक दूसरे से मिले तो वह हमें एक बार पीटेगा।
अगर हमने मायापुरी शहर में जाने की हिम्मत की तो वह आलोक सेन की टांग तोड़ देंगे। राधिका, जल्दी से बात करना बंद करो। आलोक सेन ने जल्दी से राधिका सेन को टोकते हुए डांटा। ऐसा नहीं है कि आप छोटे अयान के गुस्से को नहीं जानती। यदि आप उसे अब ये बताएंगे तो इससे उसकी मानसिकता पर ही असर पड़ेगा। हाँ, अजय रेड्डी। अयान की आवाज़ और भी गहरी हो गई। आलोक सेन ने जल्दी से कहा, छोटे अयान, आवेगपूर्ण मत बनो। यद्यपि अजय रेड्डी इसी पीढ़ी के दूसरे विशेषज्ञ हैं, लेकिन वे शहर से हैं। हमारे समूह के शीर्ष 20 विशेषज्ञों में से आधे से अधिक अजय रेड्डी के करीबी हैं। अभी शहर का चयन आसन है। हम अजय रेड्डी को छूने की बजाय नंबर 1 विशेषज्ञ आशीष दीवान को नाराज करना पसंद करेंगे। ये सुनकर अयान खिलखिलाकर हंसा और बोला, उसने, अजय रेड्डी ने कहा था कि अगर हमने मायापुरी सिटी में जाने की हिम्मत की तो वह तुम्हारे कुत्ते की टांग तोड़ देगा। ठीक है भाई आलोक सेन, बहन राधिका, मेरे साथ आओ। मैं देखना चाहता हूं कि वह तुम्हारी टांगें कैसे तोड़ता है। आलोक सेन मूलतः अयान को मनाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अयान की भौहों के बीच निर्विवाद भाव देखा तो उन्होंने अपने शब्द वापस अपने पेट में निगल लिए। मायापुरी शहर का चयन शीघ्र ही होने वाला था और बजधारा प्रांत में बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की भर्ती के लिए जिम्मेदार विभिन्न संप्रदाय के दूत भी आ चुके थे। उनमें 3 संप्रदाय थे, अश्वारोही संप्रदाय, पूर्ण कृपान संप्रदाय, श्वेत तलवार संप्रदाय, भयंकर बाघ संप्रदाय, निडर सिंह संप्रदाय और द्वितीय श्रेणी संप्रदाय, हराचंद संप्रदाय। कुल 6 संप्रदाय थे। इस समय 6 संप्रदायों ने मायापुरी शहर के कोलोसियम में एक भोज का आयोजन किया, जिसमें मायापुरी शहर के युवा प्रतिभाशाली लोगों का मनोरंजन किया गया और शिष्यों की भर्ती के लिए भाषण दिया गया। प्रत्येक संप्रदाय ने अपने संप्रदाय की ताकत को शब्दों में बयां करने की पूरी कोशिश की, साथ ही यह भी बताया कि उनके संप्रदाय में शामिल होने के बाद युवाओं का भविष्य कितना उज्ज्वल होगा। केवल ग्रीन मून संप्रदाय के दूत दानिश दुबे ने ऊपर से एक शब्द नहीं कहा। उसे बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, केवल ग्रीन मून सेक्ट शब्द से ही उनका वजन पूर्ण हो गया था। ग्रीन मून संप्रदाय के अंतर्गत 5 तृतीय श्रेणी के संप्रदायों को ग्रीन मून संप्रदाय के अधीन कहा जा सकता है। वे सभी चापलूसी भरे चेहरे वाले थे और ग्रीन मून संप्रदाय के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। इस भोज के लिए मायापुरी सिटी ने सभी सुविधाएं, व्यंजन और मदिरा उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मायापुरी सिटी के युवा ड्रैगन गेट को कूदकर अपना भविष्य बदल पाएंगे या नहीं, ये 2 दिनों में मार्शल आर्ट सिटी के चयन पर निर्भर करता था। इस समय दुबे वंश को अपने पर सबसे अधिक गर्व था। चेतन दुबे पहली सीट पर बैठे थे और उनकी सीट सिटी लॉर्ड की सीट से भी ऊंची थी। ये सब उनके सबसे बड़े बेटे दानिश दुबे की वजह से संभव हुआ। दानिश दुबे ऊंचे स्थान से बोल रहे थे। उन्होंने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, मेरा मानना है कि कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई ग्रीन मून संप्रदाय की स्थिति और ताकत को जानता है। यही है। बेसिक लान संप्रदाय के बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया और दानिश दुबे की चापलूसी की। अन्य संप्रदायों के बुजुर्ग भी उनकी चापलूसी करने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने बताया कि वे ग्रीन मून संप्रदाय की कितनी प्रशंसा करते हैं। दर्शकों के लिए बनी सीटों को बहुत पहले ही हटा दिया गया था और उनकी जगह शराब की मेजें रख दी गई थीं। विभिन्न कुलों के प्रतिनिधियों ने ग्रीन मून संप्रदाय के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए अपने गिलास उठाए। कोलोसियम के अंदर विशाल खुले स्थान पर वे प्रतियोगी बैठे थे जो प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे। भाई दानिश ने हमारे मायापुरी शहर के लिए बहुत कुछ किया है। आशीष दीवान सरिता दुबे के पास बैठे और मुस्कुराते हुए बोले। यही है, जेम्स अग्रवाल ने गर्व से कहा। भाई दानिश हमारे मायापुरी शहर में नंबर 1 व्यक्ति हैं। वह निश्चित रूप से भविष्य में छाया महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल होंगे। सरिता दुबे ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, आपके भाग्यशाली शब्दों के लिए धन्यवाद। दूसरी मेज पर अजय रेड्डी और अन्य लोग हाथ में शराब के गिलास लेकर आए। ये सभी लोग बहुत शक्तिशाली थे और उनकी औसत ताकत आशीष दीवान के समूह से भी अधिक थी। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? जब जेम्स अग्रवाल ने अजय रेड्डी को आते देखा तो उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, हमें इस अजय रेड्डी से सावधान रहना होगा। सरिता दुबे मुस्कुराई और अजय रेड्डी का स्वागत करते हुए खड़ी हुई और बोली, अजय रेड्डी मंद मंद मुस्कुराए। उसके बगल में मौजूद दर्जन भर सुपर विशेषज्ञों ने उसे अत्यधिक आत्मविश्वास का एहसास कराया। बहरहाल उन्होंने कहा, सरिता, आशीष दीवान, मैं आपके लिए एक टोस्ट प्रस्तावित करता हूँ। इस बार दानिश दुबे भी नजर आए हैं। वह हमारे मायापुरी शहर के महान नायक होने के योग्य हैं। मुझे उम्मीद है कि जब समय आएगा तो सरिता भाई दानिश दुबे के सामने मेरे लिए अच्छी बातें कह पाएगी। आखिरकार हम तीनों के नाम में यो शब्द जुड़ा है। यह कोई उथली नियति नहीं है। आशीष दीवान और जेम्स अग्रवाल ने भी दुबे को रोका। आशीष दीवान ने अपना गिलास उठाया और कहा, अजय बहुत विनम्र है।
हमें अब भी उम्मीद है कि आप शहर के चयन में हम पर दया दिखाएंगे। हाँ। नहीं नहीं, आशीष दीवान बहुत विनम्र हैं। अजय मंद मंद मुस्कुराया और फिर बोला, मैं खुद को दयालु कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन शायद हम सहयोग कर सकें। ओह। आशीष दीवान ने अपनी बाहें उठाई और अवचेतन रूप से सरिता दुबे की ओर देखा। अजय रेड्डी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, हालांकि हमारे बीच गहरे संबंध नहीं हैं, लेकिन हमारा दुश्मन एक साझा है। अयान। आशीष दीवान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। यह सही है। अजय रेड्डी ने सिर हिलाया, ये बच्चा घमंडी है, उसे हराना होगा। जेम्स अग्रवाल जोर से हंसे, वह बदमाश, मैं तो पहले से ही उसे सबक सिखाना चाहता था। सहयोगवश यह मार्शल आर्ट सिटी चयन एक अच्छा अवसर है। जब वह बोल रहा था तो लोगों का एक समूह प्रवेश द्वार से अंदर आया। हम। अजय रेड्डी ऐसी स्थिति में थे कि वे प्रवेश द्वार देख सकते थे। उसने एक ही नज़र में आलोक सेन और अन्य लोगों को देखा। अजय रेड्डी और आशीष दीवान ने एक ही समय में सेन कबीले की टीम की ओर देखा। आलोक सेन और अन्य लोगों ने अजय रेड्डी की ठंडी और उग्र निगाहों को महसूस किया, और आशीष दीवान और अन्य लोग, जो आशीष दीवान को लालच भरी नजरों से देख रहे थे, भोज हॉल में जाने से डर रहे थे। अजय रेड्डी दूर से हंसे, क्या यह आलोक सेन नहीं है? क्या तुम भूल गए कि मैंने क्या कहा था? आपके कुत्ते का पैर अब इसे नहीं चाहता है? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी प्रतियोगी तुरंत रुक गए और सेन परिवार की ओर देखने लगे। अजय रेड्डी और आशीष दीवान की टीम ने युवा पीढ़ी की सर्वोच्च युद्ध क्षमता का प्रतिनिधित्व किया। अब जब दोनों टीमें एक साथ खड़ी थीं, तो वे केवल अस्तित्व थे, जिन्हें भड़काने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वे इतने भयभीत थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सके। अजय रेड्डी ने आलोक सेन को अपमानित किया और उनका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। इसी समय आलोक सेन के पीछे से एक आकृति चमकी। यह व्यक्ति एक विशाल काली कृपान लिए हुए था। वह अयान था। जैसे ही अयान सामने आया, अजय रेड्डी, आशीष दीवान, जेम्स अग्रवाल और अन्य लोगों की आंखें सिकुड़ गईं। शुरू में सभी ने सोचा था कि अयान पहले कठोर टिप्पणी करेगा और फिर अजय रेड्डी को इसका बदला देगा, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसा नहीं होगा? अयान ने सीधे पूछा, भाई आलोक सेन, तुम्हें किसने घायल कर दिया? क्या यह अजय रेड्डी स्वयं है या उनके अधीनस्थ हैं? दूर के नगर के राजा ने भी अयान को देखा। ये देखकर कि अयान के हाव भाव अच्छे नहीं थे और उन्हें डर था कि अयान कोई परेशानी खड़ी कर देगा, वे खड़े हो गए और बोले, छोटे अयान, आज मायापुरी शहर में शादी का दिन है, लापरवाही से काम मत करो। ओह, क्या वह अयान है? 5 तृतीय श्रेणी संप्रदायों के दूतों ने अयान को अलग अलग दृष्टि से देखा। एब्सोल्यूट सेबर संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा, मैंने बहुत समय पहले सुना था कि इस वर्ष की प्रतियोगिता में शीर्ष प्रतियोगियों में से एक का नाम अयान है, तो वह वही है। इस भोज में आए लोग स्वादिष्ट भोजन और शराब के लिए नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट शब्द के लिए आए थे। अब जब उन्होंने देखा कि सेन वंश और अन्य वंश आपस में झगड़ रहे हैं, तो वे सभी इसका आनंद लेने लगे, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो खुशी से चिल्लाने लगे और हंगामा करने लगे। ये दोनों शक्तियों के बीच एक भयंकर टकराव था। अयान अपने साथियों के बीच नंबर 1 विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करता था। उनके सामने दूसरे से लेकर 5वें स्थान तक कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। जहां तक आशीष दीवान, अजय रेड्डी और अन्य की बात है, तो वे पुराने स्कूल के प्रतियोगियों की सर्वोच्च लड़ाकू शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। अब जबकि नए और पुराने संप्रदाय युद्ध के कगार पर थे, सभी को लगा कि एक अच्छा शो होने वाला है। भाई, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? उसका नाम बताओ। अयान को सबकी निगाहों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह डरा नहीं। वह कोलोसियम में भारी हंगामा मचाने की मुद्रा में था। यह अजय रेड्डी के पीछे का व्यक्ति है। आलोक सेन ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और आलोक सेन के पीछे खड़े एक लंबे और पतले आदमी की ओर इशारा किया। इस व्यक्ति का नाम हुआंग तियान्यू है। वह 19 वर्षीय जियांटियन 8वीं परत विशेषज्ञ हैं। उनमें साधारण श्रेणी के पवन मध्याह्न रेखाओं के लिए दुर्लभ प्रतिभा है। उनकी खेती की विधि जल विच्छेदन / है। आलोक सेन ने कहा, वह बहुत अत्याचारी है। विशेष रूप से चूंकि उनकी ताकत रैंकिंग बहुत ऊंची है, इसलिए वे जेम्स अग्रवाल के लगभग बराबर हैं, जिनकी वायुशिरा भी वैसी ही है। वह जेम्स अग्रवाल से केवल आधा पायदान पीछे हैं। अयान की नज़र हुआंग तियान्यू पर पड़ी। वह लंबा और पतला था, उसकी नाक टेढ़ी और होठ पतले थे। देखने से ऐसा लगता था कि वह एक निर्दयी व्यक्ति था। हुआंग तियान्यू का हथियार आधा मीटर लंबी कटारें थीं। आज की मार्शल आर्ट की दुनिया में मार्शल कलाकार आमतौर पर विशाल हथियारों का उपयोग करने के आदी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्शल कलाकारों को अक्सर बड़े राक्षसी जानवरों से लड़ना पड़ता है, और विशाल हथियार बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। हुआंग तियान्यू की खंजरों की जोड़ी असाधारण रूप से भिन्न दिखती थी, लेकिन इससे यह भी पता चलता था कि हुआंग तियान्यू एक तेज गति वाले मार्शल कलाकार थे। क्या
अजय रेड्डी ने व्यंग्य करते हुए कहा, ये सुनकर क्या तुम अभी भी बदला लेने के लिए यहाँ हो? आप सचमुच नहीं जानते कि मरना है या नहीं? अयान, ग्रीन मून संप्रदाय के दूत दानिश दुबे ने धीमी आवाज में बात की जो युवान क्यूई के माध्यम से वहां उपस्थित सभी लोगों के कानों तक पहुंची। उन्होंने कहा, यह स्थान संप्रदायों से भरा हुआ है, तुम इतने जंगली कैसे हो सकते हो? ये शब्द बोले जाने के बाद सभी को लगा कि अब कोई जीवंतता नहीं रही। 6 संप्रदाय के लोग यहाँ एकत्रित थे और किसी को भी ऊंची आवाज में बोलने का साहस नहीं था। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत रखते हैं। हालांकि अयान पास की मेज पर गया, शराब का एक कटोरा उठाया और एक ही घूंट में पूरी शराब पी गया। उन्होंने कटोरा जमीन पर पटक दिया और जोर से हंसने लगे। दानिश दुबे, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया। इसके बाद अयान ने दानिश दुबे की ओर इशारा किया, जो ग्रीन मून संप्रदाय का संदेशवाहक था, जिससे हर कोई खुशामद करना चाहता था, और चिल्लाया, आप लोग प्रार्थना करें कि मैं बाहर ना आ सकूं। अगर मुझे, अयान, पलटने का मौका मिला तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अयान की बातें सुनकर नूडा का कोलोसियम पूरी तरह से शांत हो गया। पागल, तो फिर अयान सचमुच पागल है। दानिश दुबे की चापलूसी करने में सभी के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन इस अयान ने वास्तव में दानिश दुबे की ओर इशारा करने और गुस्से में गाली देने का साहस किया। इसके अलावा ऐसे शब्दों को कैसे सामने रखा जा सकता है? अयान, अगर तुम अपने दिल में नफरत भी करते हो तो भी तुम उसे अपने दिल में ही छिपाते हो। अगर आप सबके सामने ऐसा कहेंगे तो क्या दानिश दुबे से झगड़ा नहीं हो जाएगा? दानिश दुबे भी अयान की डांट से स्तब्ध रह गए। उसके माथे की नसें उभर आई, लेकिन दूसरे संप्रदायों के सामने वह व्यक्तिगत रूप से नीचे जाकर अयान से नहीं लड़ सकता था। क्या वह ऐसा कर सकता था? अच्छा। दानिश दुबे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अयान की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम में हिम्मत है, तुम में सचमुच हिम्मत है। लेकिन दानिश दुबे की आंखें ठंडी हो गईं और वह चिल्लाया, मुझे परवाह नहीं है कि तुम, अयान, एक कीड़ा हो या एक ड्रैगन। आज तुम्हें मेरे लिए अपनी पूंछ दबानी होगी। शहर का चयन शीघ्र ही होने वाला है और किसी भी निजी लड़ाई की अनुमति नहीं है। यदि तुमने हिलने का साहस किया तो मैं तुम्हें तुरंत शहर के चयन से अयोग्य घोषित कर दूंगा। हर कोई हंगामा मचा रहा था। दानिश दुबे की धमकी बहुत शक्तिशाली थी। इस बार वह देखेगा कि तुम क्या करते हो। अयान, क्या आप बदला लेना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं? अप्रत्याशित रूप से अयान ने शराब का एक और कटोरा उठाया और उसे भी पी गया। उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, इससे पहले वेलकम स्ट्रीट पर आशीष दीवान, सरिता दुबे और जेम्स अग्रवाल ने मेरे सेन परिवार को घायल कर दिया और मुझ पर जबरदस्ती हमला किया। इसका समाधान कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले अजय रेड्डी अपने गुंडों के एक समूह के साथ सेन मैनर में आया और मेरे 1 दर्जन से अधिक भाइयों और बहनों को घायल कर दिया। हम इस ऋण का भुगतान कैसे कर सकते हैं? आपने कहा था कि आप नगर चुनाव से पहले निजी तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकते। अयान जोर से हंसा, पहले वे लोगों को चोट पहुंचाते हैं। यदि आप मुझे अयोग्य ठहराना चाहते हैं तो पहले उन्हें अयोग्य ठहराएं। यदि आप उन्हें अभी अयोग्य घोषित नहीं करते हैं तो आपके पास मेरे काम में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अयान के शब्द सुइयों की तरह चुभ रहे थे, जिससे दानिश दुबे का दिल खून से लथपथ हो गया। दानिश दुबे घुटन से अचेत हो गए। उसने कई बार अपना मुंह खोला, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अयान को यह एहसान कैसे चुकाए। अयान भी जानता था कि दानिश दुबे से रिश्ता तोड़ने से उसे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अपनी इज्जत बचाने से ये पहले ही टूट चुका था। मैंने, अयान, तुम्हें एक कदम आगे बढ़ने को कहा था, लेकिन तुम सब करीब आ गए। मैं एक और कदम उठाऊंगा और आप मुझे एक और कदम उठाने के लिए मजबूर करेंगे। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं, अयान, इतना अच्छा स्वभाव वाला हूं? यह अनसहन करने से प्राप्त होने वाली मज्ञानीति नहीं थी, अपितु दूसरा पक्ष तो और भी अधिक बेईमान था। दानिश दुबे को अवाक देख अयान जोर से हंसा, क्या उन्हें सजा नहीं देते? यदि आप उन्हें दंडित नहीं करेंगे तो मैं आक्रमण कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अयान ने अपनी पीठ से काले तराजू वाला कृपान निकाला। ठंडी हवा में कृपान गूंज रही थी। काओ, ये बदमाश सचमुच आगे बढ़ना चाहता है। अन्य दर्शक भी एक साथ खड़े हो गए, उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। हालांकि उनमें से अधिकांश ने अयान को दिल से पसंद किया। उस आदमी की नकल करो। अजय रेड्डी के आदेश पर उसके साथ खड़े दोस्तों ने एक के बाद एक अपने हथियार निकाल लिए। आशीष दीवान की तरफ से कई विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा और अपने हथियार दिखाए। उन्होंने अजय रेड्डी के साथ गठबंधन बनाने का फैसला किया। हा, अच्छा काम। अयान ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। उसने विशाल कृपान को जमीन में घोंप दिया, उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया और अपनी बाई कोहनी को कृपान के पिछले हिस्से पर रख दिया। वह चिल्लाया, एजो ड्रैगन, समुद्र में जाओ। एक पल में अयान आग की लपटों में बदल गया और हुआंग तियान्यू की दिशा में हमला कर दिया।
आशीष दीवान, अजय रेड्डी, जेम्स अग्रवाल, सरिता दुबे और अन्य किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि अयान इतना हिंसक हमला करेगा। अयान को रोकने के लिए सभी ने अपनी मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन अयान की गति बहुत तेज थी, बहुत भयंकर। वह एक भयंकर दहाड़ते हुए बाघ की तरह थे, जो सभी विशेषज्ञों के बीच की खाली जगहों पर तुरंत हमला कर रहे थे। कुछ विशेषज्ञ पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे, लेकिन अयान ने उन्हें उड़ा दिया। हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि आशीष दीवान और अजय रेड्डी जैसे मजबूत विशेषज्ञ भी अयान के हमले से घबरा गए। ये किस प्रकार का युद्ध कौशल है? सभी दर्शकों के चेहरे पीले पड़ गए। युद्ध के दृश्य को देखते हुए अयान का केवल एक ही लक्ष्य था, हुआंग तियान्यू। अयान की उन्नति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कोई भी मार्शल कलाकार एजियो ड्रैगन का सामना करने में सक्षम नहीं थे और दोनों ओर से आकाश में उड़ गए। जब अयान का आक्रमण हुआंग तियान्यू के सामने पहुंचा, तो उसने अपना एक हाथ पीछे छोड़ दिया और अपनी अंतिम तलवार नहीं चलाई, अन्यथा वह निश्चित रूप से इस बार हुआंग तियान्यू की कमर पर वार कर देगा। हुआंग तियान्यू किसी तेज गति वाले एथलीट से कम नहीं था। यद्यपि वह अयान के प्रभावशाली युद्ध कौशल से स्तब्ध था, फिर भी उसने तुरंत उसे चकमा दे दिया। खासकर तब जब हुआंग तियान्यू भीड़ के पीछे खड़ा था, उसके पास प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय था। जब अयान का दल उसके सामने पहुंचा तो हुआंग तियान्यू तुरंत बाहर कूद पड़ा। इस समय हुआंग तियान्यू की पवन मेरिडियन प्रतिभा का चमत्कारी प्रभाव हुआ। उसका शरीर एक आत्मिक बंदर की तरह हिल रहा था और उसका शरीर हवा से ढका हुआ था। उन्होंने चिल्लाते हुए 7 से 8 मीटर ऊंची छलांग लगाई, ताकि अयान के एजियो ड्रैगन को समुद्र में जाने से बचाया जा सके। इसी समय हुआंग तियान्यू ने भी जवाबी हमला किया। उसके हाथों में मौजूद कटारें तेजी से घूमने लगी, जिससे हवा में तेज हवा चलने लगी। वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, पानी नष्ट कर दो। स्वूश! तेज मौसम के कारण 2 उच्च गति से घूमने वाली तलवारें 2 पवन चक्रों में परिवर्तित हो गईं। उन्होंने एक बड़ा चाप खींचा और अयान को बाईं और दाईं ओर से दबा दिया। गति में मुझसे प्रतिस्पर्धा करोगे? अयान के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा, तुम अभी भी थोड़ी कोमल हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अयान का शरीर अचानक एक मूर्ति में बदल गया और गायब हो गया। दोनों कटारें उस स्थान पर लगी जहां अयान पहले खड़ा था, जिससे 2 गहरी दरारें खुल गईं। अच्छा नहीं है, हुआंग तियान्यू की एक चाल चूक गई और उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिए तथा जमीन पर पड़ी दोनों कटारें भी खींच लीं। हालांकि इस समय हुआंग तियान्यू की आंखों के कोने में एक छाया दिखाई दी। जब वह अचंभित हुआ और उसने ऊपर देखा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। इतनी तेजी! सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। अयान वास्तव में हुआंग तियान्यू से तेज था। एक झटके में वह हुआंग तियान्यू के सिर तक पहुंच गया। हुआंग तियान्यू, जो गति विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे, को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला जब अयान की कृपाण से उनकी पीठ पर वार हुआ। हुआंग तियान्यू को थप्पड़ मारकर जमीन पर पटक दिया गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हुआंग तियान्यू 4 से 5 मीटर पीछे उछल गया। पूरी धरती हिल गई। आसपास की मेजें और कुर्सियां इतनी हिल गई कि वे उछल पड़े। बहुत खूब! हुआंग तियान्यू हवा में उछलकर गिर गया। उस समय उसकी 2 पसलियां टूट गईं और मुंह से खून निकलने लगा। इस समय अजय रेड्डी, आशीष दीवान और अन्य एक के बाद एक पीछे भागे, क्योंकि अयान और हुआंग तियान्यू के बीच लड़ाई बहुत छोटी थी। ये केवल कुछ सेकंड का समय था। वे अयान को रोकना चाहते थे, लेकिन अयान ने हुआंग तियान्यू की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और एक तेज कदम एक ऐसी छवि में बदल गया जो विशेषज्ञों के बीच की दूरी को भेदती हुई अंदर तक जा पहुंची। पेंग! हुआंग तियान्यू को अयान ने आलोक सेन के सामने बुरी तरह पटक दिया। फिर अयान ने हुआंग तियान्यू के पैर पर इतनी जोर से लात मारी कि वह आलोक सेन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। इस लात के साथ ही उसे अपनी हड्डियां टूटने की तीखी आवाज सुनाई दी। आलोक सेन को पसीना आ गया। अपनी ताकत के कारण वह अब यह नहीं समझ पा रहा था कि अयान अब कितना शक्तिशाली हो गया है। अयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन विशाल कृपाण की धार हुआंग तियान्यू की गर्दन पर टिकी थी और उसने शांति से कहा, माफी मांगो। हुआंग तियान्यू की नसें दर्द से फूल उठीं, लेकिन उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? अयान ने व्यंग्य करते हुए अपना मुंह हुआंग तियान्यू के कान के पास ले जाकर फुसफुसाया, आपको क्या लगता है कि मैं और क्या करने की हिम्मत नहीं कर सकता? ये सुनकर हुआंग तियान्यू का मुंह कांप उठा। वह डर गया था। इस बार वह सचमुच डर गया था। इस समय हुआंग तियान्यू अब अपने चेहरे की परवाह नहीं कर सकता था। वह तुरंत पीला पड़ गया और आलोक सेन से बोला, आलोक सेन, मैंने तुम्हें निराश किया है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ़ करें। कृपया, मैं मरना नहीं चाहता। अयान को मुझे मारने मत देना। आलोक सेन की छाती जोर से ऊपर नीचे हो रही थी और वह अपने दिल में अवर्णनीय खुशी महसूस कर रहा था। अयान मुस्कुराया और हुआंग तियान्यू को लात मारकर किनारे कर दिया।
दूसरी तरफ अजय रेड्डी और आशीष दीवान पहले ही गुस्से में वहां पहुंच चुके थे। अजय रेड्डी जोर से हंसे, अच्छा अच्छा अच्छा। उसने अपने अनुयायी हुआंग तियान्यू को देखा, जिसे अयान ने मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा था। उन्होंने तुरंत 3 बार अलविदा कहा और चिल्लाए, तुमने मेरे आदमियों को ले जाने की हिम्मत की। अयान, मैंने आज तुम्हें अंदर आने दिया, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकते। अयान ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपने पास रखी शराब की मेज के नीचे से एक छोटा शराब का बर्तन निकाला। उसने जार में रखी तेज शराब के कुछ बड़े घूंट पी लिए। फिर उसने शराब का बर्तन तोड़ दिया, अपनी कृपान अपनी छाती पर रख ली और चिल्लाया, आओ, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो चलो अच्छी लड़ाई करें। इस बार तो आलोक सेन और राधिका सेन भी डर गए। राधिका सेन ने जल्दी से कहा, छोटे अयान, मत करो। यदि लड़ाई जारी रही तो आप वास्तव में अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। इस समय अयान कई संप्रदायों की सहनशीलता की सीमा तक पहुंच चुका था। यदि वह इस सीमा को पार कर जाता तो चाहे अयान कितना भी विवेकशील क्यों न हो, संप्रदाय संभवतः चुपचाप बैठकर उसकी उपेक्षा नहीं करते। अयान जोर से हंसा, तो क्या हुआ, आज मैं सब कुछ जोखिम में डाल दूंगा। एक को मारना काफी है, 2 को मारना काफी है। मैं शहर में चयन के लिए अपनी योग्यता खो सकता हूं, लेकिन मैं अपने सेन वंश की गरिमा नहीं खो सकता। जब वह बोल रहा था, अयान का पैर हुआंग तियान्यू के सिर पर पड़ चुका था। इसका स्पष्ट अर्थ था कि हुआंग तियान्यू को मारने वाला पहला व्यक्ति युद्ध में मारा जाएगा। सेन वंश के कई युवा दंग रह गए। फिर उन्होंने अपने हथियार निकाले और चुपचाप अयान के पास खड़े हो गए। यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके कार्यों से उनका रुख स्पष्ट हो गया। भले ही आज वे एक दूसरे को मार डालें, फिर भी उन्हें अंत तक अयान का साथ देना ही होगा। पर्याप्त। उस महत्वपूर्ण क्षण में जब दोनों पक्ष युद्ध में थे और एक महान युद्ध छिड़ने वाला था, नगर के स्वामी आयुष सरदार अंततः इसमें मदद नहीं कर सके। आयुष सरदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आकाश में उड़ गया और चिल्लाया, तुम सब रुक जाओ। क्या आपको नहीं लगता कि यह काफी शर्मनाक है? ऐसा लग रहा है कि नगर स्वामी आयुष सरदार सचमुच बहुत क्रोधित हैं। नगर के स्वामी के रूप में अपनी स्थिति के साथ उन्होंने वास्तव में तलवारबाजी को डांटा, जिसे मार्शल कलाकार उस समय डांटते थे। पर्याप्त। अजय रेड्डी के चेहरे पर आक्रोश था और वह चिल्ला रहे थे, क्या ये काफी है? नगर प्रधान क्रोधित होकर चिल्लाया, तुमने पहले सेन परिवार को घायल किया था, लेकिन अब सेन परिवार ने तुमसे बदला ले लिया है। एक रिटर्न और एक रिटर्न एक दूसरे का निरस्तीकरण माना जाएगा। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, आयुष सरदार की मुठ्ठियां शक्तिशाली रोशनी के साथ फट गई। उन्होंने वास्तव में एक भयानक युआन क्यूई को संघनित किया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं, आयुष सरदार, नगर का स्वामी बनने के बाद एक मार्शल कलाकार का क्रोध खो चुका हूं? आज जो कोई भी मेरे क्षेत्र में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे भारी कीमत चुकाने को मजबूर करूंगा। आयुष सरदार उस समय एक वीर सेनापति थे, जिन्होंने युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और युद्ध में महान योगदान दिया था। हर कोई जानता था कि वह कितना गुस्सैल स्वभाव का था। अब जब आयुष सरदार का गुस्सा बढ़ गया था, तो हर कोई सचमुच थोड़ा डर गया था। इस समय अयान ने अपने हाथ में विशाल कृपान पकड़ रखा था, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। वह आयुष सरदार को सम्मान दे रहा था और उसकी देखभाल करने के लिए उसका आभार व्यक्त कर रहा था। जब अजय रेड्डी और अन्य लोगों ने देखा कि अयान हिल नहीं रहा है, तो उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। दरअसल वे आयुष सरदार से डरते थे और कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। आयुष सरदार ने युवा प्रतियोगियों की ओर देखा और चिल्लाते हुए कहा, आप सभी अपनी सीटों पर वापस आ जाइए। अयान जोर से हंसा और विशाल कृपान को अपने पीछे ले गया। भाइयों और बहनों, मेज पर आइए, उसने कहा। अजय रेड्डी ने दांत पीस लिए और दूर से अयान को घूरने लगा। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें शहर के चयन के दौरान किए गए अपने किए पर पछतावा करवाऊंगा। अयान ने अपना सिर घुमाया और अजय रेड्डी की आंखों में स्थिर होकर देखने लगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, उसने एक एक शब्द कहा। आयुष सरदार ने आसमान की ओर अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसने मन ही मन सोचा, अयान, इस बदमाश ने तो मेरा खून खौला दिया है। हुआंग तियान्यू जमीन पर लेट गया, भारी सांसें ले रहा था। खांसी खांसी, मेरी कृपान कहाँ है, मेरी कृपान कहाँ है? अयान के कंधे पर एक छोटा पक्षी खड़ा था, जिसके मुंह में एक जोड़ी पार की हुई कटारें थीं। अयान ने छोटे पक्षी के माथे पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, तुम्हें ये चीज किस लिए चाहिए? उसने अपनी कृपानें उतारी और उन्हें हुआंग तियान्यू की ओर फेंक दिया। सेन कबीले के सदस्यों में से एक एक करके बेतरतीब ढंग से बैठ गए, मानो उन्होंने शहर के चयन से पहले भोज में आधिकारिक रूप से भाग लिया हो। नन्हा पक्षी अयान के कंधे पर खड़ा था, उसका छोटा सा सिर घूम रहा था, उसकी छोटी छोटी आंखें इधर उधर देख रही थीं। ये मानव संसार के बारे में बहुत जिज्ञासापूर्ण था।
अयान को डर था कि यह छोटा सा लड़का फिर से कुछ चुरा लेगा, इसलिए उसने फुसफुसाते हुए कहा, छोटी गौरैया, तुम्हारे पास कुछ संभावनाएं हैं। इस तरह की स्थिति में चीजें मत चुराओ ताकि दूसरे लोग हमें कम न आके। ऐसा लग रहा था कि छोटी गौरैया ने यह बात नहीं सुनी और उसकी छोटी छोटी आंखें इधर उधर घूमकर दूसरे लोगों के आभूषणों को देखने लगीं। अयान ने असहाय होकर कहा, यदि तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो मैं बाहर निकलते समय तुम्हें कुछ चमचमाते रत्न दूंगा। छोटा पक्षी 100 गुना अधिक ऊर्जावान हो गया और तुरंत ही बहुत शांत हो गया। ये लड़का अयान की बातें साफ साफ समझ सकता था। यदि अयान ने उसे रिश्वत नहीं दी होती तो वह ऐसा दिखावा करता कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। इस समय अस्त व्यस्त युद्ध क्षेत्र को कर्मचारियों द्वारा शीघ्रता से साफ कर दिया गया था और दूर से आए संप्रदाय के महान व्यक्ति भी धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अयान ने देखा कि संप्रदाय के दूत किसी बात पर बहस कर रहे थे और कभी कभी उसकी ओर इशारा कर रहे थे। अयान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिनों तक तुमसे न मिलने के बाद तुम्हारी प्रगति इतनी तेज हो जाएगी। आलोक सेन अंततः खुद को रोक नहीं पाए और अयान की बाह को उत्साह से पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे सामने हुआंग तियान्यू भी वश में हो गया। हाँ। राधिका सेन की आंखों में हंसी आ गई और उन्होंने गर्व से कहा, क्या हमारा छोटा अयान का मतलब यह नहीं है कि छोटा अयान नंबर 1 विशेषज्ञ है? सेन कबीले के युवक बहुत खुश थे। अयान के समर्थन से क्या भविष्य में कोई सेन वंश के लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कर सकेगा? हालांकि अयान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, अभी मैं बिना सोचे समझे योजना बना रहा था। मैंने उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर हुआंग तियान्यू को पकड़ लिया। ऐसा मत सोचो कि आशीष दीवान और अन्य लोग सचमुच इतने असहनीय हैं। आशीष दीवान, अजय रेड्डी और अन्य सभी अथाह हैं। मेरा मानना है कि उनके पास कुछ तुरुप के पत्ते अवश्य होंगे। लापरवाह मत बनो। इस समय आयुष सरदार, जो दूर था, अंततः नगरपति के रूप में बोला। आयुष सरदार ने अपना गला छोड़ने से पहले 6 संप्रदायों के दूतों को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मार्शल आर्ट सिटी का चयन 2 दिनों में होगा। इससे पहले मैं संक्षेप में शहर चयन के सिद्धांतों का परिचय दूंगा। इस पर सभी लोग शांत हो गए और आयुष सरदार की बात ध्यान से सुनने लगे। आयुष सरदार ने कहा, सबसे पहली बात तो यह है कि मार्शल आर्ट सिटी चुनाव में लोगों की हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरे शब्दों में, नगर चुनाव की प्रक्रिया में किसी प्रतिद्वंद्वी की हत्या करना नियमों के विरुद्ध नहीं है। मैं नहीं चाहता कि सभी लोग रुक जाएं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सभी प्रतियोगी थोड़ा सा घर की याद का नारा लगा सकेंगे। यदि आपके प्रतिद्वंद्वी के पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं है तो मुझे आशा है कि आप उसे माफ कर देंगे। अयान ने चुपचाप सिर हिलाया। दरअसल मार्शल सिटी चुनाव युवाओं के भविष्य से जुड़ा था। उस समय कोई भी दया नहीं दिखाएगा। अधिकांशतः ऐसा होता है कि यदि आप दूसरों को नहीं मारेंगे तो दूसरे आपको मार देंगे। आयुष सरदार ने कहा, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मार्शल आर्ट सिटी इलेक्शन ने अखाड़ा प्रतियोगिता मोड को त्याग दिया है। इसके बजाय इसमें एक उत्तरजीविता मोड होगा, यानी उस समय सभी उम्मीदवार एक साथ चुनाव में हिस्सा लेंगे। गोपनीयता की दृष्टि से हम सटीक स्थान का खुलासा नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि सभी युवा प्रतियोगी पहले से मानसिक रूप से तैयार होंगे। अव्यवस्था। आलोक सेन और राधिका सेन के हाव भाव एकदम बदल गए। आलोक सेन ने गुस्से में कहा, यह सीधे तौर पर हमारे सेन परिवार को निशाना बनाना है। यह सही है, यह उचित नहीं है। राधिका सेन ने कहा, हर कोई जानता है कि छोटे अयान के कई दुश्मन हैं। यदि हम अराजक मोड अपनाते हैं तो क्या छोटा अयान सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य नहीं बन जाएगा? अयान को खुद भी ऐसी अराजक लड़ाई का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। फिलहाल आशीष दीवान और अजय रेड्डी की टीम उनसे बेहद नफरत करती है। ऐसा लग रहा था कि इस बार शहर का चयन उनकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। अयान ने अनजाने में आशीष दीवान की मेज पर नजर डाली और पाया कि जेम्स अग्रवाल और अन्य लोग उसकी ओर ठंडी मुस्कान के साथ देख रहे थे। दूसरी तरफ अजय रेड्डी ने अयान की ओर सिर काटने का इशारा किया। जैसे ही हाथापाई की स्थिति की घोषणा हुई, तुरंत ही वहां विस्फोट हो गया। वहां बहुत सारे लोग थे जो अयान को हाथ मुट्ठी रगड़कर मार डालना चाहते थे। उधर संप्रदाय दूत के साथ एक और चर्चा चल रही थी। अश्वारोही संप्रदाय में एक महिला दूत ने अपने पास खड़े व्यक्ति से कहा, वरिष्ठ भाई, यह अयान बहुत अच्छा है। मैं उसे हमारे घुड़सवार संप्रदाय में भर्ती करने जा रहा हूं। आप क्या सोचते हैं? सीनियर भाई नामक व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यद्यपि यह अयान उत्कृष्ट है, वह बहुत ही आवेगी और लापरवाह है। वह पर्याप्त रूप से व्यवहार कुशल नहीं है। इस तरह का व्यक्ति आसानी से हमारे घुड़सवार संप्रदाय के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। महिला ने जवाब दिया, यही तो मुझे पसंद है वरिष्ठ भाई। कई वर्षों बाद हमने ऐसा साहसी युवा मार्शल कलाकार देखा है। इसके अलावा क्या इस दुनिया में पर्याप्त मार्शल कलाकार नहीं है जिनकी दुर्घटनाएं सुचारू रूप से होती हों?
क्या हम मार्शल कलाकारों को अपनी शिकायतों से खुश होकर सभी को मार नहीं देना चाहिए? ये सुनकर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई गहरी सोच में पड़ गए। दूसरी ओर पूर्ण कृपान संप्रदाय ने भी अयान पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं, लेकिन वे जो सोच रहे थे वह घुड़सवार संप्रदाय से अलग था। एब्सोल्यूट ब्लेड संप्रदाय के भीतर एक सुंदर दाढ़ी वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर अयान से कहा, अयान, खड़े हो जाओ। उसकी तेज आवाज ने वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे। अयान खड़ा हुआ और उसने परम कृपान संप्रदाय के उस अधेड़ व्यक्ति पर अपनी मुठियां भींच लीं। जूनियर अयान यहाँ है। हाँ, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। मैं परम कृपान संप्रदाय का तीसरी पीढ़ी का बुजुर्ग हूँ, सलोनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जैसे ही वह बोल रहा था, सलोनी ने उसकी छाती से एक छोटा सा ब्रोकेड का डिब्बा निकाला और सबके सामने खोल दिया। अंदर एक लाल रंग की औषधीय गोली थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि गोली वास्तव में हल्की प्रतिदीप्ति की एक परत में लिपटी हुई थी। सलोनी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? यह वह सार परिवर्तन गोली है जिसका अनगिनत मार्शल कलाकारों ने सपना देखा है। वूश! हर कोई हैरान था। ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन पिल एक टियर 3 औषधीय गोली थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस गोली का प्रभाव जियांटियन क्षेत्र के 9वीं परत के मार्शल कलाकारों को सीधे जियांटियन को युआन क्यूई में परिवर्तित करने की अनुमति देना था। एक क्षण के लिए अनगिनत आंखों ने अपनी लालच भरी निगाहें सार परिवर्तन की गोली पर केंद्रित कर दी, और किसी भी हालत में वे उससे दूर जाने में असमर्थ थीं। यहाँ तक कि आशीष दीवान और अजय रेड्डी के चेहरे भी लाल हो गए जब वे एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन पिल को एकटक देखते रहे। उनकी आंखें इच्छा से भर गईं। राधिका सेनकी ने कहा, अयान, क्या यह एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन पिल इतनी शक्तिशाली है? इन 3 शब्दों को सुनकर इतने सारे लोग असामान्य व्यवहार क्यों करने लगते हैं? अयान ने आंखें सिकोड़कर चुपचाप सिर हिलाया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन पिल कोई साधारण टियर 3 पिल नहीं है। मुख्य बात यह है कि सार परिवर्तन गोली को परिष्कृत करने के लिए दर्जनों आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जहां तक इन जड़ी बूटियों और सामग्रियों का सवाल है, इनमें से कोई भी हमारे मायापुरी शहर में नहीं मिल सकती। सलोनी सभी की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थी। उन्होंने सार परिवर्तन की गोली पकड़ ली और अयान से पूछा, तुमने अभी हमला करने के लिए किस तरह के मार्शल कौशल का उपयोग किया? मैं आपके चार्जिंग मार्शल कौशल के बदले में इस अमूल्य मूल परिवर्तन गोली का उपयोग करने के लिए तैयार हूं। इसके बारे में क्या ख्याल है? हर कोई ईर्ष्या से पागल होने वाला था, विशेषकर आशीष दीवान। आशीष दीवान एक आधे चरणीय मूल क्षेत्र विशेषज्ञ थे, और जिस चीज के लिए वह सबसे अधिक तरस रहे थे वह थी मूल परिवर्तन की गोली। यदि उसे ये गोली मिल जाए तो वह एक रात में ही मूल क्षेत्र तक पहुंच सकेगा। मूल रिटर्निंग दायरा शब्द का क्या अर्थ है? इसका मतलब यह था कि वह मार्शल आर्ट सिटी के चयन में एक अजेय अस्तित्व होगा। अयान ने दांत पीसते हुए दृढ़ता से कहा, बड़ी सलोनी, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। इस जूनियर को इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। यदि सलोनी की एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन पिल सभी को चौंकाने के लिए पर्याप्त थी, तो अयान के शब्द अविश्वसनीय थे। एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन पिल को कौन मना करेगा? दरअसल अयान भी मुश्किल स्थिति में था। उन्होंने मायापुरी शहर में चारों ओर भ्रमण किया, और उन्हें सार परिवर्तन गोली को परिष्कृत करने के लिए कोई सामग्री भी नहीं मिल सकी। वह एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन पिल के लिए भी उत्सुक था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सलोनी चाहती थी कि थंडर रनिंग सेबर में एजियो ड्रैगन समुद्र में चला जाए। अयान के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति ऐसा मार्शल कौशल विकसित नहीं कर सका। यदि उसने एजियो ड्रैगन सी गोइंग आर्ट को सौंप दिया तो उसकी लाइटनिंग मेरिडियन विशेषताएं भी उजागर हो जाएंगी। हुआ बी का पाप क्या था? अयान वर्तमान में अनुभव कर रहा था। सलोनी दंग रह गई। उन्होंने बाहें सिकोड़ते हुए कहा, तुमने इस पर अच्छी तरह विचार कर लिया है। जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर से लेकर मूल प्रत्यावर्तन क्षेत्र के पहले स्तर तक एक मार्शल कलाकार का पहला स्वर्गीय खाई है। ये सबसे महत्वपूर्ण अवधि है जब पहला मौसम युआन क्यूई में परिवर्तित होता है। यहाँ तक कि कुछ प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों को भी अपनी क्यूई को परिष्कृत करने और अपने सार तत्व पर वापस लौटने के लिए 1 से 3 साल का समय लग जाता है। कुछ को तो 3 से 5 साल तक का समय लग जाता है। बोलते समय सलोनी ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो अपने पूरे जीवन में युआन क्यूई को संघनित नहीं कर पाया हो। मैं आपके मार्शल कौशल के बदले में एक आत्मा परिवर्तन की गोली और घुड़सवार सेना संप्रदाय की योग्यता का उपयोग करने के लिए भी तैयार हूं। घुड़सवार सेना के गेट से महिला भी खड़ी हो गई। जूनियर बहन सलोनी, आपका क्या मतलब है? क्या आप हमारे जुएदाओ संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हैं? सलोनी ने सिर घुमाकर गुस्से से कहा।
घुड़सवार संप्रदाय की महिला मुस्कुराई और बोली, वरिष्ठ भाई बुफैन, हम यहाँ प्रतिभाशाली युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने आए हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? दर्शक अचंभित रह गए। क्या चल रहा है? चरित्र पूरी तरह से उलट गया था। क्या प्रतियोगियों को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए और संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहिए और फिर संप्रदाय की अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीकों को सीखना चाहिए? इस समय दोनों संप्रदाय अयान के युद्ध कौशल के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे थे? आखिर कौन किसे चुन रहा था? दर्शक दीर्घा में से किसी ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, ये क्या अयान का मार्शल कौशल वास्तव में इतना शक्तिशाली है? किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, हम शौकिया लोग इसका रास्ता नहीं देख सकते, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, अन्यथा हम दोनों संप्रदायों के बुजुर्गों को इसके लिए लड़ने नहीं देते। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। सेन कबीले के पास इतना शक्तिशाली युद्ध कौशल है, उस बूढ़े विक्रमसेन ने इसे काफी गहराई में छिपा रखा है। इस समय अयान पहले से ही बाघ की सवारी करने में थोड़ा असमर्थ था। उसने मन ही मन सोचा, उसे इतनी जल्दी समुद्र में जाने के लिए एजियो ड्रैगन का उपयोग नहीं करना चाहिए था। एजियो ड्रैगन की एक ही चाल ने उन्हें लड़ाई शुरू करने पर मजबूर कर दिया था। यदि उन्होंने लाइटनिंग किंग सील का उपयोग किया तो उन बुजुर्गों का क्या होगा? अयान, क्या तुम इसे बदलना चाहते हो या नहीं? मुझे हार्दिक शब्द दो। एब्सोल्यूट सेबर संप्रदाय के एल्डर सलोनी ने अंतिम चेतावनी दी। अश्वारोही संप्रदाय की बुजुर्ग सलोनी ने धीरे से कहा, अयान, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप मेरे साथ व्यापार करते हैं तो मेरा घुड़सवार संप्रदाय निश्चित रूप से आपकी और आपके सेन कबीले की रक्षा करेगा। एजियो ड्रैगन के हमले के कारण दोनों संप्रदायों में तनाव पैदा हो गया। अजय रेड्डी पहले से ही अपने दिल में खुश हो रहे हैं। चलो देखते हैं तुम क्या करते हो। अयान, यदि दो संप्रदाय एक ही समय में आपके मार्शल कौशल चाहते हैं तो आप जिसके साथ भी व्यापार करेंगे वह दूसरे पक्ष को नाराज कर देगा। नगर का स्वामी अयान को लेकर बहुत चिंतित था। उसने मन ही मन सोचा कि अयान अभी छोटा है, इसलिए उसके पास इस तरह की स्थिति से निपटने का अनुभव नहीं है। उन्हें उम्मीद थी कि वह कुछ गलत नहीं कहेंगे। अयान के प्रति घृणा रखने वाले सभी मार्शल कलाकार अयान के कार्रवाई करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि अन्य महत्वहीन लोग गुप्त रूप से अयान की दुनिया में आचरण करने की क्षमता पर नजर रख रहे थे। क्या ये लड़का एक लापरवाह मार्शल कलाकार था या वह एक असाधारण प्रतिभा थी जो काफी मजबूत थी और जिसका दिमाग भी अच्छा था? अंततः सबकी निगाहों के सामने अयान ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। उन्होंने अपनी मुठियां बंद की और ज्यू दाओ संप्रदाय और लॉ घुड़सवार संप्रदाय से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। अयान बहुत आभारी है। हालांकि अगर अयान जैसे तुच्छ बच्चे की वजह से अयान दो वरिष्ठों के सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है तो वह उन्हें नाराज नहीं कर पाएगा। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? सलोनी का स्वर अप्रिय था। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल दोनों सीनियर्स को अभी लड़ने की जरूरत नहीं है। यदि मैं, अयान, सचमुच भाग्य से शहर चयन में सफल हो गया तो चाहे मैं किसी भी संप्रदाय में शामिल हो जाऊं, क्या मैं उस संप्रदाय में अपनी युद्ध कुशलता नहीं लाऊंगा? सलोनी के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, आपने सही कहा। दरअसल सलोनी को ये बात पता थी। उसे डर था कि अयान बहुत सारे दुश्मन बना लेगा और मार्शल आर्ट सिटी चयन में मर जाएगा, इसलिए वह अयान का मार्शल कौशल हासिल नहीं कर पाएगा। उन्होंने पहले से ही इसे सार परिवर्तन गोली के साथ बदलने की योजना बनाई थी। हालांकि अयान के शब्दों को सलोनी को एक कदम पीछे हटने और दोनों संप्रदायों का चेहरा संभालने के रूप में माना जा सकता था, इसलिए सलोनी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अश्वारोही संप्रदाय के बुजुर्ग सलोनी मुस्कुराते हुए बैठ गए और अपने वरिष्ठ भाई से कहा, देखो, क्या यह अयान एक बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं है? बड़े भाई ने असहाय भाव से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं जानता हूं कि छोटी बहन की नज़र बहुत तेज है और वह लोगों को बहुत सटीक तरीके से परखती है। वरिष्ठ भाई आपके सामने झुकने को तैयार हैं। भोज समाप्त होने के बाद वे सभी प्रतियोगी जो मार्शल आर्ट सिटी चयन में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे पीछे रह गए, और वे सभी लोग जिनका शहर चयन से कोई लेना देना नहीं था अखाड़े से चले गए। नगराध्यक्ष आयुष सरदार ने कहा, मैंने आपको यहाँ इसलिए छोड़ा है क्योंकि 2 दिन में नगर चयन शुरू हो जाएगा। शहर चयन के लिए स्थल का चयन पहले ही कर लिया गया है। फिर शहर के चयन में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी मेरे साथ सिटी लॉर्ड के भवन में वापस आएं। कल सुबह हम सभी शहर के चयन ट्रायल मैदान की ओर चलेंगे। इससे पहले किसी को भी बिना अनुमति के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। हम परीक्षण स्थल का स्थान नहीं बता सकते। इतने गंभीर, अयान का दिल थोड़ा कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि इस बार शहर के चयन के लिए स्थल कोई छोटी बात नहीं थी। अगली सुबह शहर के चयन में भाग लेने वाले सभी शिष्य उड़न जहाज पर सवार होकर मायापुरी शहर क्षेत्र से बाहर निकल गए।
उड़ने वाला जहाज एक बड़ा जहाज था जो हवा में उड़ने के लिए आत्मिक पत्थरों की शक्ति पर निर्भर था। इस प्रकार के उड़ने वाले जहाज में लोगों और वस्तुओं को ले जाने की क्षमता बहुत अधिक थी। आमतौर पर यह केवल बड़े कबीलों के पास ही होता था और इसका उपयोग माल परिवहन के लिए किया जाता था। जहां तक उस उड़ने वाले जहाज का सवाल है जिस पर अयान और अन्य लोग सवार थे, वह सेना का था और नगर के राजा आयुष सरदार का था। यह उनका पहली बार था जब वे किसी उच्च क्षमता वाले उड़ने वाले जहाज पर सवार हुए थे। कुछ समय के लिए केबिन और डेक जिज्ञासु प्रतियोगियों से भर गए। उड़ते जहाज के एक गुप्त केबिन के अंदर 6 संप्रदायों के सभी दूत मौजूद थे। पूर्ण कृपान संप्रदाय, घुड़सवार संप्रदाय, सफेद तलवार संप्रदाय, निडर सिंह संप्रदाय, भयंकर बाघ संप्रदाय और हराचंद संप्रदाय। दानिश दुबे और उनके 3 कनिष्ठ भाई स्वाभाविक रूप से ग्रीन मून संप्रदाय के दूतों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे। दानिश दुबे ने चारों ओर 5 संप्रदायों के दूतों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मैंने सभी को यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे उन्हें पहले से कुछ बताना है। ओह भतीजे डेनिश, लेकिन ये कहने में कोई बुराई नहीं है। सलोनी का व्यवहार बहुत सम्मानजनक था। ये तृतीय श्रेणी के संप्रदाय कभी भी द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों को अपमानित करने का साहस नहीं कर सकते। दानिश दुबे ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तब तो मुझे शर्मिंदगी होगी। इस शहर के चयन में मैं अयान से निपटना चाहता हूँ। अगर कोई मुझे रोकने की हिम्मत करता है तो ये हमारे ग्रीन मून संप्रदाय के खिलाफ होगा। दानिश दुबे के शब्द काफी निर्दयी थे और वे वास्तव में सीधे थे। यदि आप किसी व्यक्ति से निपटना चाहते हैं तो उससे गुप्त तरीके से निपटें। बहुत कम लोग ऐसे शब्दों को सतह पर लाएंगे। हालांकि चूंकि यह प्रदर्शित किया गया था, इसका मतलब था कि दानिश दुबे को उम्मीद थी कि हर कोई सहयोग करेगा। 5 संप्रदायों के दूतों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने खंडन करने का साहस नहीं किया। एब्सोल्यूट सेबर संप्रदाय की एल्डर सलोनी जिज्ञासावश ऐसा करने से खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने जोर देकर पूछा, मुझे आश्चर्य है कि भतीजे दानिश अयान से कैसे निपटने का इरादा रखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना चाहते हो? दानिश दुबे ने अपने अंगूठे की अंगूठी से खेलते हुए उदासीनता से कहा, संप्रदाय के अपने नियम हैं। मैं ग्रीन मून संप्रदाय नियमों पर अधिक ध्यान देता हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं प्रतियोगियों से निपटने के लिए नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। सभी लोग निश्चिंत रहें। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं किसी को भी ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो आपके अपने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करता हो। ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। यद्यपि वे ग्रीन मून संप्रदाय से डरते थे, फिर भी वे ग्रीन मून संप्रदाय के दबाव में लापरवाही से काम करने के लिए तैयार नहीं थे। दानिश दुबे ने कहा, तो मेरा अनुरोध यह है, आओ और सुनो। सभी ने मिलकर साजिश रची और दानिश दुबे की गुप्त योजना सुनी। बेशक दानिश दुबे के ग्रीन मून संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के दूतों के दिल में अधिक अफसोस था। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोगों का उनसे प्रेम करना स्वाभाविक था। हर कोई अयान का दीवाना हो गया था। यह अजीब बात थी कि अयान ने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया था। उसे कभी भी ग्रीन मून संप्रदाय को नाराज नहीं करना चाहिए था। अयान, जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, अभी भी अपने कमरे में छिपा हुआ था और आखिरी बार साधना कर रहा था। उन्होंने पहले उन सभी युद्ध कौशलों और तकनीकों का गहन अध्ययन किया जो उन्होंने इस अवधि के दौरान सीखे थे, और यह निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण था कि किस तरह के युद्ध कौशल का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाए। दूसरा था अपने स्वयं के मार्शल दाव क्षेत्र की जांच करना। ये प्रगति कुछ ज्यादा ही अजीब है। अयान ने अपने 6ठे स्तर के जियांटियन क्षेत्र की जांच की, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा था। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसने बहुत सारी गोलियां खाई थीं, भले ही उसने कोई गोली न खाई हो। थंडर किंग सील या अशिंग थंडर सेबर के किसी भी शक्तिशाली मार्शल कौशल को सीखना ही उसके लिए जियांटियन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। हालांकि वास्तविकता में गोलियां 2 असामान्य मार्शल कौशल के साथ अभी भी 7वें स्तर तक पहुंचने में असमर्थ थीं। उसने अपने शरीर में शक्ति महसूस की जो फूटने वाली थी, लेकिन इस समय वह एक सोए हुए बाघ की तरह थी। उसने मन ही मन कहा, ऐसा लगता है कि अगर मैं इस बार सफलतापूर्वक आगे बढ़ सका तो यह एक बड़ी छलांग होगी। फिर उसने थंडर किंग सील की सील मुद्रा का अभ्यास जारी रखा और अपने दिल में सोचा, अगर मैं इस बार एक संप्रदाय में प्रवेश कर सकता हूं, तो मुझे बिजली के प्रति अपने प्रतिरोध को बढ़ाने के कुछ तरीके खोजने में सक्षम होना चाहिए। अयान को इन संप्रदायों के युद्ध कौशल की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह संप्रदाय में इसलिए प्रवेश करना चाहता था क्योंकि उसे उन संप्रदायों की पुस्तकें चाहिए थीं। प्रत्येक संप्रदाय के पास पुस्तकों का अपना संग्रह था। ये पुस्तकें सिर्फ साधना तकनीक और युद्ध कौशल से संबंधित नहीं थीं, बल्कि इनमें कीमिया, शिल्पकला निर्माण और यहाँ तक कि कुछ बहुमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज भी थे।
अयान ने याद दिलाया कि 6 संप्रदायों में से ग्रीन मून संप्रदाय का इतिहास सबसे पुराना है और पुस्तकों का सबसे बड़ा संग्रह भी इसी संप्रदाय के पास है। हालांकि ये स्पष्ट था कि दानिश दुबे उन्हें ग्रीन मून संप्रदाय में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते थे। शेष 5 संप्रदाय अश्वारोही संप्रदाय के थे। इनका इतिहास सबसे लंबा लगभग 600 वर्ष पुराना था। इन संप्रदायों के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह था और बिजली के प्रति प्रतिरोध बढ़ाने का तरीका खोजने की संभावना भी सबसे अधिक थी। ये कैवलरी गेट है, अयान ने अपना मन बना लिया, खासकर इसलिए क्योंकि कैवलरी संप्रदाय के एल्डर सलोनी का उसके प्रति अच्छा रवैया था। घुड़सवार सेना संप्रदाय में शामिल होना सबसे अच्छा विकल्प था। दिन बहुत जल्दी बीत गए। पलक झपकते ही आधिकारिक शहर चयन का दिन आ गया। इस दिन की सुबह सुबह सैन्य हवाई जहाज की गति अंततः धीमी हो गई और वह बादलों के ऊपर से नीचे उतरने लगा। उड़ते हुए जहाज ने बादलों के असीम समुद्र को पार किया और नीचे सब कुछ देखा। सभी प्रतियोगी काफी देर से डेक पर इंतजार कर रहे थे और ये देखना चाहते थे कि प्रशिक्षण मैदान कहाँ है। उसके बगल में बैठे आलोक सेन अचानक चौंक गए। उसने नीचे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, क्या यह नहीं है? क्या ये काला तीखा राक्षसी जंगल नहीं है? सभी प्रतियोगी भी डरकर चिल्ला उठे। यहाँ से नीचे कई 100 किलोमीटर के दायरे में ये सब ब्लैक शार्प डेमोनिक फॉरेस्ट की सीमा के भीतर था। हे भगवान! राधिका सेन ने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया और उनकी आवाज उनकी उंगलियों के बीच से निकली। हम ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट में शहर का चयन करने जा रहे हैं। वह एक भयंकर जगह है। अंदर के राक्षसी जानवर उत्पात मचा रहे हैं। यह सही है। ब्लैक शार्प डेमोनिक फॉरेस्ट डेमोनिक बीस्ट बड़े पैमाने पर है और ये जियांटियन दायरे के मार्शल कलाकार शहर के चयन के लिए यहाँ है। यह महज एक मजाक था। अगर वह अंदर जीवित रहना भी चाहे तो भी यह बहुत मुश्किल होगा। अयान ने अपनी बाहें सिकोड़ लीं। वह यहाँ 2 बार आ चुका था और खतरे को अच्छी तरह समझता था। यहाँ तक कि अगर एक मूल रिटर्निंग रियल मार्शल कलाकार प्रवेश करता है तो एक उच्च संभावना थी कि यह ब्लैक शार्प डेमन वन अंदर मर जाएगा। इस बार क्या ये थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है? कुछ ही दूरी पर जेम्स अग्रवाल का चेहरा भी पीला पड़ गया था। उड़ता हुआ जहाज काले तीखे दानव वन के किनारे पर उतरा, लेकिन वह उतरा नहीं। इसके बजाय यह मध्य हवा में जमीन से 100 मीटर ऊपर उतरा। यहाँ से नीचे देखने पर उसने पाया कि विभिन्न कुलों के लोग काले तीखे दानव वन के बाहर इंतजार कर रहे थे। क्या वे यहाँ युद्ध देखने आए हैं? क्या प्रत्येक कुल के पुरनिये हमसे पहले आ गए? तो फिर हमारी तथाकथित गुप्त योजना का क्या मतलब है? अयानकी ने पूछा। इस समय नगरपति आयुष सरदार तथा अनेक संप्रदायों के दूत वहां से निकल चुके थे। आयुष सरदार ने कहा, यह सही है। इस बार चयन का स्थान ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट है। दरअसल प्रत्येक कबीले के बुजुर्ग भी लड़ाई देख सकते हैं और वे आज भोर में ही आ गए हैं। अच्छा ऐसा है। अयान को अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, हम 2 दिनों से आसमान में घूम रहे हैं। आपने पहले से ये खुलासा नहीं किया कि ब्लैक शार्प याओसेन चुनाव स्थल है, क्योंकि आप चिंतित हैं कि कबीले के शक्तिशाली बुजुर्ग याओसेन पर कब्जा कर लेंगे और अपने कबीले की युवा पीढ़ी को धोखा देने में मदद करेंगे। आयुष सरदार ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। अयान ने बाहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन फिर भी निष्पक्षता कायम रहती है। सुरक्षा के बारे में क्या? मुझे डर है कि ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट सिटी में हमारे जैसे जियांटियन मार्शल कलाकारों के लिए इसे चुनना अनुचित है। इस समय अश्वारोही संप्रदाय के बुजुर्ग सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, राक्षसी जंगल के भीतर राक्षसी जानवर उत्पात मचा रहे हैं। उनमें से कई मूल क्षेत्र या यहाँ तक कि स्वर्गीय मूल क्षेत्र में भी हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए आपको अंदर जाकर मरने देना असंभव है। अब एक अच्छा शो देखने का समय है। जब वह बोल रहे थे तो 6 संप्रदायों के दूतों ने एक दूसरे को देखा और प्रत्येक संप्रदाय ने कुछ न कुछ निकाला। अश्वारोही संप्रदाय के पास एक विशाल फरसा था। पूर्ण कृपाण संप्रदाय के पास आधा टूटा हुआ ब्लेड था। निडर शेर संप्रदाय के पास मुट्ठी के आकार की शेर की आंख थी। हिंसक बाघ संप्रदाय के पास बाघ की पूंछ से बना एक लंबा कोड़ा था और सफेद तलवार संप्रदाय के पास एक चमकदार तलवार थी। जैसे ही इन 5 वस्तुओं को बाहर निकाला गया, उपस्थित सभी प्रतियोगियों को उन 5 वस्तुओं के शक्तिशाली दबाव के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया, मानो चेन यांग ने भी इस समय अपनी चमक खो दी हो। नगर के राजा आयुष सरदार ने कहा, 5 संप्रदायों ने 5 निम्न श्रेणी के गहन हथियार निकाले। जैसे ही निम्न श्रेणी का गहन हथियार शब्द बोला गया, सभी प्रतियोगी इतने सदमे में आ गए कि उनकी सांसें रुक गईं। हथियारों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है: नश्वर हथियार, आत्मिक हथियार, सांसारिक हथियार, दिव्य हथियार, गहन हथियार, दाव हथियार और दिव्य हथियार। किंवदंती के अनुसार मायापुरी शहर के पूरे क्षेत्र में केवल नगर भगवान आयुष सरदार के पास ही पृथ्वी हथियार था। ये पहले से ही एक अत्यंत दुर्जेय हथियार था और आज 5 निम्न श्रेणी के गहन हथियार एक साथ प्रकट हुए।
ये मायापुरी शहर के इतिहास में सबसे शानदार हथियार थे। केवल संप्रदाय ही गहन शस्त्र जैसे असीम शक्ति वाले हथियार को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। वास्तव में अयान, जिसके पास अत्यंत प्रबल अनुभूति थी, को ये पूर्वाभास हो गया था कि जिस क्षण 5 गहन अस्त्र प्रकट होंगे, संपूर्ण काला तीक्ष्ण दानव वन शांत हो जाएगा। दानव वन में शीत निद्रा में सो रहे सभी शक्तिशाली राक्षसी जानवर पूरी तरह से शांत हो गए। अंत में दानिश दुबे ने ग्रीन मून सेक्ट की ओर से हथियार निकाला। यह एक छोटा सा अति सुंदर शिवालय था। जैसे ही यह मीनार प्रकट हुई, अन्य 5 संप्रदायों के हथियार तुरंत ही मंद पड़ गए। कई युवक घबराकर चिल्लाने लगे, पांचों संप्रदायों के हथियार सभी प्राथमिक स्तर के गहन हथियार हैं। ग्रीन मून संप्रदाय के हथियार अभी भी उन्हें एक सिर से दबा सकते हैं, वे अवश्य ही मध्यम स्तर के गहन हथियार होंगे। यह सही है, दानिश दुबे ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे ग्रीन मून संप्रदाय के सबसे अनमोल खजानों में से एक है। अग्निमेघ शिवालय एक मध्यवर्ती गहन अस्त्र है। सभी युवाओं की आंखें ईर्ष्या से चमक उठीं। ग्रीन मून संप्रदाय वास्तव में शक्तिशाली है। यह आसानी से एक मध्यवर्ती गहन हथियार को नष्ट कर सकता है। यह सही है। यदि मैं ग्रीन मून संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हूं, तो क्या मेरा भविष्य असीमित नहीं होगा? अरे, सपने देखना बंद करो। ग्रीन मून संप्रदाय एक द्वितीय श्रेणी का संप्रदाय है। हम कहते ही कैसे प्रवेश कर सकते हैं? युवा प्रतियोगियों ने एक दूसरे के साथ शब्दों का आदान प्रदान किया, और उनके शब्द ग्रीन मून सेक्ट के लिए अतुलनीय इच्छा से भरे हुए थे। हरित चंद्र संप्रदाय के दूतों ने बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरों पर अहंकार के भाव थे। नगर स्वामी आयुष सरदार ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये हमारे मायापुरी नगर के लिए भी बहुत सम्मान की बात है कि ग्रीन मून संप्रदाय हमारे जैसे छोटे से स्थान पर शिष्यों का चयन करने के लिए आया है। हर किसी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तुरंत ही प्रतियोगियों ने अपना रुख व्यक्त किया और शपथ ली कि वे विभिन्न संप्रदायों के दूतों का पक्ष जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ठीक है, आयुष सरदार ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत हो गई गपशप, आइए प्रतियोगिता के नियमों से परिचय शुरू करें। उड़ने वाला जहाज, शेंग। उड़ता हुआ जहाज फिर ऊपर उठ गया। उसी समय 6 संप्रदायों के दूतों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई और अपने अपने संप्रदाय के दिव्य अस्त्र आकाश में फेंके। 6 रहस्यमयी श्रेणी के हथियार एक ही समय में आकाश में उड़े, जिससे प्रकाश की हजारों सुनहरी किरणें निकलीं, जिससे धुंधली सुबह तुरंत ही दोपहर के समान उज्ज्वल हो गई। प्रतियोगी फिर से आश्चर्य से चिल्ला उठे। इसके तुरंत बाद 6 गहरे हथियार हवा में तैरने लगे। उन्होंने जो सुनहरा प्रकाश बिखेरा वह सीधे काले तीखे दानव वन में गिरा। ये वास्तव में ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट के अंदर था, जहां उन्होंने प्रकाश से घुमावदार लंबी रेखाएं खींची थीं। जमीन पर उतरने के बाद अनगिनत लंबी लाइनें ऊपर उठीं, जिससे प्रकाश की एक दीवार बन गई जो 100 मीटर ऊंची थी। उड़ते जहाज से नीचे देखने पर प्रकाश की दीवारें तुरंत ही भूल भुलैया की तरह जटिल लग रही थीं। ऐसा लगता है बहुत सारी सड़कें हैं, अयान ने सोचा। यह सही है, आयुष सरदार ने सिर हिलाया और ऊंची आवाज में कहा, युगों से कई मार्शल कलाकारों ने ब्लैक शार्प डेमोनिक फॉरेस्ट का पता लगाने के लिए अपने खून और जीवन का उपयोग किया है, और उन्होंने एक के बाद एक सुरक्षित रास्ते भी निकाले हैं। ये सुरक्षित रास्ते 4 स्तरों में विभाजित हैं। वे हैं जियानटियन रोड, ओरिजिन रिटर्न रोड, पोस्ट ओरिजिन रोड और हेवन ओरिजिन रोड। आज 6 महान संप्रदायों ने दिव्य हथियारों का उपयोग करके जियानतियान रोड को 300 बराबर भागों में काट दिया। इसलिए वह जियानटियन रोड आपकी पहली परीक्षा स्थल है। सभी ने पथों के 4 स्तरों के बारे में सुना था। जैसा कि नाम से पता चलता है, जियानटियन क्षेत्र के रास्ते मूलतः जियानटियन राक्षसी जानवर थे, जो जियानटियन क्षेत्र के प्रथम स्तर से लेकर जियानटियन क्षेत्र के 9वें स्तर तक फैले हुए थे। ओरिजिन रिटर्न रोड के अंदर ओरिजिन रिटर्न के पहले से 5वें स्तर तक और ओरिजिन रिटर्न के 6ठे से 9वें स्तर तक के राक्षसी जानवर थे। मूल स्वर्ग मार्ग के अंदर मूल स्वर्ग क्षेत्र में भयानक राक्षसी जानवरों के निवास स्थान थे, जो कि काले तीखे राक्षसी वन का मुख्य क्षेत्र भी था। आयुष सरदार ने नीचे दिए गए 300 रास्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, आपके पास कुल 300 प्रतियोगी हैं। तुम में से प्रत्येक को एक मार्ग पर फेंक दिया जाएगा, और आपको बस इतना करना है कि अपनी स्वयं की इननेट रोड को जितनी जल्दी हो सके पार कर लें और दूसरे परीक्षा हॉल में पहुंच जाएं। इस शहर के चयन में अंक प्रणाली अपनाई जाएगी। जो लोग 10 घंटे के भीतर दूसरे परीक्षा हॉल में पहुंचेंगे उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। जो छात्र 10 घंटे के बाद दूसरे परीक्षा हॉल में पहुंचेंगे, उन्हें प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए 1 अंक कम दिया जाएगा। उच्चतम बिंदु 10 अंक होगा और निम्नतम बिंदु 1 अंक होगा। आगे उड़ता हुआ जहाज काले तीखे दानव वन के भीतरी भाग की ओर बढ़ने लगा। कई प्रतियोगी चारों ओर इकट्ठा हो गए और नीचे देखने लगे। भयानक काले तीखे दानव वन को इस आकार में कटा हुआ देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं।
इसके तुरंत बाद वे काटे जा रहे क्षेत्र के ऊपर से उड़े और एक विशाल खुले स्थान के शीर्ष पर पहुंच गए। अजीब बात यह थी कि खुले स्थान में वास्तव में 300 प्रकाश पिंजरे थे और प्रत्येक पिंजरे में एक राक्षसी जानवर था। आयुष सरदार ने कहा, यह दूसरा परीक्षा हॉल है, आपको बस दूसरे परीक्षा हॉल से होकर अंतिम तीसरे परीक्षा हॉल में प्रवेश करना है। हालांकि हर किसी ने युआन क्यूई पिंजरों को देखा है। प्रत्येक पिंजरे में एक जियांटियन 5वें स्तर का राक्षसी जानवर होता है। शहर के चयन की शुरुआत से 10वें घंटे तक पहला पिंजरा खुल जाएगा। इसके बाद हर 5 मिनट में एक पिंजरा खुल जाएगा और एक राक्षसी जानवर अपनी आज़ादी हासिल कर लेगा। दूसरे शब्दों में, जो भी व्यक्ति दूसरे परीक्षा हॉल में सबसे तेज गति से पहुंचेगा, उसे सबसे कम दबाव का सामना करना पड़ेगा। अयान ने चुपचाप सिर हिलाया। यदि वह 10 घंटे के भीतर दूसरे परीक्षा हॉल में पहुंच जाता तो एक भी राक्षसी जानवर नहीं खुल पाता। ये दूसरे परीक्षा हॉल को पार करने जितना आसान होगा। हालांकि पहले परीक्षण कक्ष में वह जितना अधिक समय बिताता, उतने ही अधिक राक्षसी जानवरों का उसे सामना करना पड़ता। हर घंटे उसे कुल 12 राक्षसी जानवरों को अनलॉक करना था। यह कोई मजाक नहीं था। भले ही वे सभी जियानटियन 5 दान राक्षसी जानवर थे, लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ गई तो वे अतुलनीय रूप से खतरनाक हो गए। अंतिम तीसरा परीक्षा कक्ष, आगे बढ़ो। उड़ता जहाज अंततः काले तीखे दानव वन के दूसरे छोर पर पहुंच गया। ये स्थान मुख्य क्षेत्र से बहुत दूर था और वहां लगभग कोई राक्षसी जानवर नहीं बचा था। आयुष सरदार ने कहा, यह तीसरा परीक्षा हॉल है। उस समय आप में से प्रत्येक को एक प्रसिद्ध ब्रांड दिया जाएगा। तीसरा परीक्षा हॉल आपके लिए प्रसिद्ध ब्रांड के लिए प्रतिस्पर्धा करने का स्थान होगा। आयुष सरदार ने बताया कि एक सैनिक ने प्रत्येक प्रतियोगी को एक प्रसिद्ध ब्रांड दिया था। ये ब्रांड गोल था और मौसम के कारण कपड़ों में सीधे अवशोषित हो जाता था। अयान को जो नेम प्लेट मिली थी उस पर 2 शब्द लिखे थे, अयान। आयुष सरदार ने कहा, तीसरा परीक्षा कक्ष केवल 24 घंटे के लिए खुला रहेगा। जो लोग निर्धारित समय के भीतर नहीं पहुंचेंगे, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। और तीसरे परीक्षा हॉल में आप एक दूसरे के प्रसिद्ध ब्रांडों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आप प्रत्येक ब्रांड के लिए एक अतिरिक्त अंक प्राप्त कर सकते हैं। सभी परीक्षा हॉलों के 24 घंटे के बंद होने के बाद उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को संप्रदाय द्वारा स्वीकार किए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, चलो पहले परीक्षा हॉल के अंत में चलते हैं और प्रतियोगियों को अंदर आने देना शुरू करते हैं। उड़ता हुआ जहाज वापस प्रारंभिक बिंदु पर आया और प्रतियोगियों से एक नंबर प्लेट बनाने को कहा। अयान ने जो नंबर प्लेट बनवाई थी वह 300 थी, जिसका अर्थ था कि उसे 3O जियानटियन मार्ग में रखा जाएगा। इसके तुरंत बाद उड़ता हुआ जहाज बाईं से दाईं ओर उड़ गया। छात्रों के शवों को युआन क्यूई से लपेटा गया और उन्हें उनके अलग अलग मार्गों में रख दिया गया। इस दौरान अयान ने जल्दी से आलोक सेन और अन्य लोगों से पूछा, आपकी खेती कैसी चल रही है? आलोक सेन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं मूल रूप से जियानतियान के 4थे स्तर पर था और 5वें स्तर के करीब था। छोटे अयान की मदद से मैं अब जियानटियन के 6ठे स्तर पर हूँ। आलोक सेन और राधिका सेन दोनों जियांटियन 6ठी परत के विशेषज्ञ थे, जबकि सेन कबीले के अन्य सदस्य जियांटियन 4थी परत से 5वीं परत के विशेषज्ञ थे। अयान ने सिर हिलाया। तब मुझे राहत मिली। ठीक है, मेरा रास्ता यहाँ है। अयान, मैं तुम्हें तीसरे परीक्षा हॉल में देखूंगा। आलोक सेन ने अपने हाथ में 137 लिखी नंबर प्लेट उठाई और फिर वह नीचे फेंका गया और आसानी से काले तीखे दानव वन में गिर गया। अयान ने दिल में राहत की सांस ली। यद्यपि आलोक सेन और राधिका सेन जियानटियन दायरे के केवल 6ठे स्तर पर थे, लेकिन यह दायरा 16 वर्षीय प्रतियोगियों से निपटने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार दिनेश दुबे जियानटियन क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर थे। आखिरी फिल्म थी अयान। उसके पास 300 नंबर का टोकन था और वह 3O मार्ग पर उतरा। नगर के शासक ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, नगरीय चुनाव के दौरान व्यवधान से बचने के लिए आयोजन स्थल को बंद कर दिया गया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 6 गहन अस्त्रों से अचानक तीव्र प्रकाश निकलने लगा। सामने की लाइटें एक गोलार्ध में संघनित हो गईं, जिसने वास्तव में पूरे परीक्षा क्षेत्र को धमाके के साथ ढक लिया। 24 घंटे के भीतर कोई भी परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं कर सका और कोई भी बाहर नहीं आ सका। ठीक है, आयुष सरदार ने ताली बजाते हुए ऊंची आवाज में कहा, कुलों के मित्रों, कृपया जहाज पर चढ़ो। चलो आसमान में चलें और देखें। विभिन्न कुलों के सदस्य जो अपने कनिष्ठों का उत्साहवर्धन करने आए थे, तथा कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इसे देखने आए थे, वे सभी उड़ते हुए जहाज पर चढ़ गए। उड़ता हुआ जहाज धीरे धीरे प्रकाश की विशाल गोलार्धीय बाधा से ऊपर उठ गया। ये स्क्रीन, जो ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट के लगभग 1/3 क्षेत्र को कवर करती थी, में छवियों को प्रक्षेपित करने का कार्य भी था।
इससे प्रत्येक प्रतियोगी की स्थिति स्क्रीन की सतह पर स्पष्ट हो गई। सभी ने नीचे देखा और प्रकाश स्क्रीन की सतह से प्रत्येक प्रतियोगी की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। अब मैं घोषणा करता हूं कि मायापुरी सिटी मार्शल आर्ट्स सिटी चयन आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। सिटी लॉर्ड आयुष सरदार के आदेश के साथ ही मार्शल आर्ट्स सिटी का चयन, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार शुरू हो गया। नीचे 300 प्रतियोगियों को क्षैतिज पंक्ति में खड़ा किया गया था। परीक्षा शुरू करने का आदेश सुनने के बाद वे सभी दूसरे परीक्षा हॉल की ओर चल पड़े। आशीष दीवान, जिन्हें अपने युग का नंबर 1 विशेषज्ञ कहा जाता था, ने दाईं ओर की दीवार से बाहर देखा और थोड़ा सा सिर हिलाया। दाईं ओर प्रकाश दीवार के बाहर खड़ा व्यक्ति वास्तव में दूसरा विशेषज्ञ अजय रेड्डी था। अजय रेड्डी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, भाई आशीष दीवान, कृपया एक तरफ हट जाइए। चेंगजियान। आशीष दीवान ने भी जवाब में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस समय लगभग सभी की नज़र उन दोनों पर पड़ी। वे जानते थे कि वे दोनों ही सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए वे उन दोनों के प्रति आशा से भरे हुए थे। भाई आशीष दीवान, मैं पहले जा रहा हूं, अजय रेड्डी मुस्कुराए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अजय रेड्डी के पैर सफ़ेद धुंध के बादल में बदल गए। तभी पेन की आवाज के साथ सफ़ेद धुंध का पहला बादल फट गया। जहां तक अजय रेड्डी का प्रश्न है, तो वह सफ़ेद धुंध पर पैर रखकर आगे बढ़ा और उसका शरीर छाया में बदल गया। अच्छा कौशल। आशीष दीवान टूट गए। अजय रेड्डी की चाल ढाल की तकनीक बहुत अनोखी थी। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शुभ बादल पर कदम रख रहा हो, और दृश्य प्रभाव आश्चर्यजनक था। उड़ते जहाज पर सभी ने अजय रेड्डी की खूब प्रशंसा की। रेड्डी कबीले के प्रभारी ऋतिक रेड्डी के चेहरे पर अहंकार का भाव था। आशीष दीवान मुस्कुराए। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था और उसके पैर जमीन पर टिके हुए थे। उसका पूरा शरीर फुफकार के साथ बाहर की ओर उछला, और उसकी तेज दौड़ के साथ ही एक बाघ की हल्की चीख भी निकली। उड़ते जहाज पर बैठे दर्शक फिर से शोर मचाने लगे। मायापुरी टाउन के दीवान कबीले और कबीले के मास्टर ईशान दीवान भी बहुत गौरवान्वित थे। ठीक है, ये दोनों लोग वास्तव में हमारे मायापुरी शहर की युवा पीढ़ी में उत्कृष्ट हैं। हाँ, ओल्ड मास्टर ऋतिक, कुलपति ईशान बहुत भाग्यशाली हैं। सबकी प्रशंसा सुनकर दोनों कुलों के सरदारों ने अभिवादन का उत्तर दिया, किंतु उनके चेहरों पर अहंकार छिपा न सका। दूसरी तरफ सरिता दुबे और दिनेश दुबे एक दूसरे के बगल में थे और उनके बीच सिर्फ रोशनी की एक दीवार थी। बहन, चलो, हमें इस वर्ष अच्छे ग्रेड प्राप्त करने होंगे, दिनेश दुबे ने सरिता दुबे पर हंसते हुए कहा। उसके पैर तो थोड़े से हिले, लेकिन उसका शरीर बहुत तेज गति से बाहर निकल आया। जियाओहाई, सावधान रहो। बहन किसी भी समय तुम्हें देख रही होगी। सरिता दुबे की आंखें स्नेह से भरी थीं। उसने एक लाल रेशमी कपड़ा निकाला और उसे बाहर फेंक दिया। लाल रेशमी कपड़ा एक इंद्रधनुष की तरह था जो सूरज को भेदता हुआ दूर तक लगातार गिरता हुआ प्रतीत हो रहा था। हालांकि सरिता दुबे लाल रेशम पर कदम रख रही थी और उनका पूरा शरीर आगे की ओर खिसक रहा था। ये कदम बहुत सुंदर था। ओह, ईशान दीवान ने चेतन दुबे को बधाई देते हुए कहा। छोटा आशीष दीवान चुनाव के दौरान अभी भी जियानटियन 4th लेयर पर था। केवल एक छोटे से महीने में वह वास्तव में जियानटियन 7 परत तक आगे बढ़ गया। चेतन दुबे शांति से मुस्कुराए। दीवान कबीले और रेड्डी कबीले के दो प्रतिभाशाली लोगों का सामना करते हुए चेतन दुबे बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। उसकी आंखों में एक रहस्यमय आत्मविश्वास था। सभी लोग चेतन दुबे से बहुत ईर्ष्या करते थे। कहने की जरूरत नहीं है कि दानिश दुबे की बदौलत ही दिनेश दुबे इतनी बड़ी ताकतवर छलांग लगाने में सक्षम हो पाए होंगे। दानिश दुबे ने दिनेश दुबे को कुछ ग्रीन मून सेक्ट की गोलियां दे दी। दिनेश दुबे के लिए यह अंतहीन लाभ उठाने के लिए पर्याप्त था। इसके बाद सबकी नजरें अयान पर टिक गई, जो नए लोगों में सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य था। हालांकि उसे देखकर हर कोई अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। ये सब लगभग 1 मिनट पहले ही शुरू हो चुका था। 300 प्रतियोगी रवाना हो गए, केवल अयान ही वहां निश्चल खड़ा रह गया। क्या चल रहा है? नगर प्रभु हैरान रह गए। वह पीछे मुड़ा और सेन कबीले से इसके बारे में पूछने ही वाला था, लेकिन उसने पाया कि सेन कबीले का कोई भी बुजुर्ग वहां मौजूद नहीं था। अयान का भी यही मतलब था। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि सेन कबीले का प्रभारी कोई नहीं था। वृद्ध मास्टर